हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो 17 जनवरी 2021 को रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उससे संबंधित जो उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित 5-6 सेट देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो हाल में अभी एग्ज़ाम हुए हैं। यह बिहार दरोगा मेंस में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका हम लोग यहाँ पर विस्तार पूर्वक हल देखेंगे और जिसकी रेंज ऑफिसर जो एग्ज़ाम है उसमें आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन डी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को। 6 अप्रैल को क्या है? 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक का शुभारंभ किया गया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हरदयाल सिंह, ऑप्शन बी चितरंजन दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। यह भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा नौजवान सभा का। बी में चितरंजन दास है, तो आपको पता होना चाहिए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं वरीयता क्रम को, तो ध्यान में रखेंगे। पहले राष्ट्रपति आएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। चौथा है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। पहला काइटिन है, दूसरा सेल्यूलोज है, सी लिग्निन है और डी पैक्टिन है। तो कोशिका की जो भित्ति का मुख्य अवयव होता है कवक में, वह काइटिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखा जाए कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, जो हम जानते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है वह पूर्ण विकसित नहीं रहते हैं और जो यूकैरियोटिक रहते हैं वह विकसित होते हैं। अब इसमें देखा जाए जो सेलुलोज से बने होते हैं वह पादप कोशिका होते हैं, जो सेलुलोज से बने होते हैं जिसके कारण वह कठोर भी होती है। और हम लोग देखेंगे सी में है लिग्निन और पैक्टिन। अब ध्यान देंगे जो कोशिका भित्ति होती है वह 3 प्रकार के मुख्य रूप से होती है। एक मध्य पट्टिका होता है, दूसरा प्राथमिक भित्ति होता है और तीसरा द्वितीयक भित्ति होता है। जो द्वितीयक भित्ति होता है यह कोशिका की वृद्धि बंद होने के बाद बनती है। इसका निर्माण लिग्निन के जमाव के कारण होता है। और जो पैक्टिन है यह प्राथमिक भित्ति यानी प्राइमरी वाल होता है। यह पैक्टिन सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और प्रोटीन से बनी होती है। तो आप ध्यान में देंगे कि अगर लेनिन और पैक्टिन से संबंधित अगर भी पूछा जाए तो उसका आप जवाब दे पाएँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समभुभुज का आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण के 4 गुना भुभुज की। तो इसका आप हल करके बना लेंगे और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, वह है ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड और डी है मिजोरम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम के जो घनत्व है वह 86 व्यक्ति पर किलोमीटर है और मिजोरम का 52 व्यक्ति पर किलोमीटर है। अगर इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए, पूछा जाए कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा होगा राज्य, तो वह बिहार हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, लगभग 1102 व्यक्ति प्रति पर किलोमीटर में रहते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात की जाए तो सबसे अधिक कहाँ है, वह दिल्ली में है। दिल्ली में लगभग 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम की बात की जाए तो वह अंडमान और निकोबार में 46 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, पॉलिशदार पसान उपकरण किस युग की विशेषता है? ऑप्शन ए है पूरा पसान, अब बी है पूर्व पसान काल, सी है मध्य पसान काल और डी है नवपाषाण काल। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल होता है वह खासकर जो पूरा पाषाण होता है उसमें लोग पत्थरों का उपयोग करना सीखें।
इसको पैलेयोलिथिक एज भी बोला जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसमें क्या हुआ, यह लगभग 1 लाख वर्षों तक रहा। इसमें मनुष्य क्या किया, पशुपालक बना, खेती करना सीखा। यह लगभग 8000 ईस्वी से 4000 ईसा पूर्व तक ये रहा है, चला है। उसके बाद है तीसरा है नवपाषाण काल, जो न्यूलिथिक एज होता है। यह 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रहा है। इसमें जो मनुष्य थे जिन्होंने पशुपालक यानी खेती करना सीखा, शिकार करना सीखा, इसमें वह मुख्य रूप से कृषक और पशुपालक दोनों हो गए। तो कुछ कुछ इससे प्रश्न में पूछा जाता है, जैसे मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहाँ से गेहूँ चावल इस सब के अनाज के कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद मेहरगढ़ जो यूपी में है, उसके बाद चिरांद बिहार में है, उस वहाँ से क्या हुए, कुछ खाद्य पदार्थ मिले हैं, जैसे जौ चावल ज्वार बाजरा ये सब के अवशेष मिले हैं। तो ये पॉलिशदार पाषाण काल, इसका हमारे अनुसार जो ऑप्शन होना चाहिए डी नंबर होना चाहिए, नवपाषाण काल। अगर आपको कोई लगता है तो आप कमेंट में कमेंट दे सकते हैं। अगला है 8वां है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए है महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य के द्विसदनात्मक विधानमंडल, और बी है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 है। सी में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, और डी में कुल सदस्यों का 1/3 निकाय सदस्यों द्वारा निर्वाचित नहीं होते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होना चाहिए, नहीं 40 होना चाहिए। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब विधान परिषद के बारे में हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है, उसे हम लोग देखेंगे। तो जो विधान परिषद है वह मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में बात की जाए तो तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 दक्षिण क्षेत्र में है। फिर आप ऊपर बढ़ेंगे तो यूपी बिहार ये सब में विधान परिषद है। उसके बाद एक और दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश। तो ये सभी क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, विधान परिषद। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया, उसको जम्मू कश्मीर में जब वहाँ 370 खत्म करने के बाद वो हट गया। तो इसके कुछ गठन के प्रावधान है, कहने का मतलब इसके बारे में कुछ विधान परिषद के बारे में जानेंगे, जिसका अनुच्छेद 171 में वर्णन है। इसमें जो इसके गठन का जो प्रावधान है, इसमें कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो विधान परिषद में संख्या होगी वह विधान सभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम 40 निर्धारित किया गया। उसके बाद और इसकी सदस्यता के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके भी कुछ प्रावधान है इसके सदस्य होने के लिए। तो इसके होने के लिए जो चुना जाता है, इसको जो गठन किया जाता है, वह 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड और न्याय स्थानीय संस्थानों से। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न यहाँ से भी बनता है। उसके बाद बाकी 1/3 भाग विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और 1/12 सदस्य वो चुने जाते हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं और उनको किए हुए 3 वर्ष हो गया है, तथा उनका विधानसभा में वोटिंग लिस्ट में नाम भी हो, तो वह भी इसके लिए हो सकते हैं, दे सकते हैं वोटिंग। उसके बाद क्या है, वोटिंग भी दे सकते हैं, और उसका गठन का जो प्रावधान है उसमें वे शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं। तो ये सभी राज्य विधानसभा परिषद से संबंधित था, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। पहला राज्याभिषेक है, बी सूरत की पहली लूट है, सी में कर्नाटक पर आक्रमण है, और 4 में पुरंदर पर विजय है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में होता है और 1680 ईस्वी तक वो रहते हैं। उन्होंने जो प्रथम जो किला जीता था वह सिंहगढ़ का किला 1643 में जीते थे। उसके बाद पुरंदर का किला जीते थे 1654 ईस्वी में। यह पुरंदर की संधि नहीं है चौठा में, बहुत सारे लोग 4 को क्या किए हैं, सूरत के पहली लूट के बाद ऑप्शन मारे, तो नहीं है। पुरंदर का किला है, तो वह सबसे पहले 1654 ईस्वी में जीते थे। उसके बाद वो सूरत की लूट किए थे। देखिए इसका क्रम से एक बार देख लीजिए क्या हुआ। पहले सिंहगढ़ का किला 1643 में, फिर उसके बाद पुरंदर का किला 1654 ईस्वी में। उसके बाद अफजल खां से युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। फिर शाइस्ता खां से 1663 ईस्वी में। फिर उसके बाद सूरज पर जो लूट हुआ वो 1664 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पुरंदर की संधि हुआ था, जिसमें कछवाहा राजा जयसिंह को औरंगजेब भेजता है 1665 ईस्वी में। उसके बाद 66 में फिर औरंगजेब के कैद में शिवाजी जाते हैं, फिर छुटकर वहाँ से भागते हैं और आते हैं, फिर दिल्ली को लूटते हैं 1670 ईस्वी में। लूटने के बाद फिर उसके 4 साल बाद 6 जून को 1674 ईस्वी को राज्याभिषेक कराते हैं। फिर उनका जो अंतिम किला रहता है कर्नाटक के अभियान पर निकलते हैं, जिसमें जिंजी का किला वो जीतते हैं। ये था उनका क्रम। तो पहले हो जाएगा पुरंदर का
दुर्ग पर विजय 1654 ईस्वी में, उसके बाद सूरत पर लूटे 1654 ईस्वी में, फिर राज्याभिषेक कराएं 6 जून 1674 ईस्वी को, और कर्नाटक का सबसे अंतिम जिंजी का किला जीतते हैं 1678 ईस्वी में। तो ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? देखेंगे, पहला है जनमत संग्रह, बी है प्रत्यावर्तन, और सी है आरंभक, और डी है जेरीमेंडरिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेरीमेंडरिंग। अब देखेंगे हम लोग कि जेरीमेंडरिंग क्या है। पहला ऑप्शन है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? यह एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण ही उपकरण है। जनमत संग्रह के द्वारा एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। इसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग में एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसमें नागरिकों को राजनीतिक प्रतिनिधियों के बजाय विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे वोट देने पड़ते हैं। यह है जनमत संग्रह इसे कहते हैं, जिसे डायरेक्टली रूप से जन का मत लिया जाता कोई भी फैसला करने के लिए। दूसरा है रिकॉल, प्रत्यावर्तन, और सी है आरंभक, और डी है जेरीमेंडरिंग। तो जेरीमेंडरिंग क्या है इसको हम लोग देखेंगे। यह जो जेरीमेंडरिंग शब्द है, जिसका उपयोग निर्वाचन जिले के गठन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ताकि जिलों की सीमाओं के हेर फेर के माध्यम से राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके। यही जेरीमेंडरिंग कहलाता है। इसमें आमतौर पर जो होता है, एक विशेष जनसंख्या समूह के राजनीतिक प्रभाव और जो अधिकार को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है जेरीमेंडरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो आप ध्यान देंगे, भारत में जो शीतकालीन वर्षा दो क्षेत्र में होता है, एक उत्तर पश्चिमी भाग में और दूसरा कोरोमंडल तट पर। जो उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी विक्षोभ। और दूसरा जो होता है शीतकालीन वर्षा कोरोमंडल तट पर, यह होता है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ऑप्शन सी में दक्षिण पश्चिम मानसून। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यह जून से शुरू होता है और सितंबर तक रहता है। भारत में जो 80% वर्षा होती है, जो धान के लिए खेती के लिए उपयुक्त होता है, यही दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और डी है बंगाल की खाड़ी में अवगमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 में है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पवनों का विक्षेपण, बी है कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, सी है दिन रात का बढ़ना, और डी है ऋतु परिवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। यह है जो घूर्णन का प्रभाव नहीं है। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो घूर्णन क्या हो गया? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, वही उसकी घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन के कारण दिन रात का बढ़ना, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जल एवं पवने अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं पवने की दिशा बाईं ओर होते हैं, यही घूर्णन के कारण, तथा पवनों का विक्षेपण भी इसी कारण होता है। और परिक्रमा के कारण क्या क्या होता है, घटना होता है? यह होता है परिक्रमा जो है होता है, ये अंडाकार होता है। इसके कारण ऋतु का परिवर्तन होना तथा जो दिन रात में लंबाई का वृद्धि होना, यह भी क्या है? यह परिक्रमा के कारण होता है। लेकिन दिन रात का होना घूर्णन है, लेकिन उसके लंबाई में कभी बड़ा छोटा हुआ होता है परिक्रमण के कारण। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तो निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित है? तो वह कौन कौन से अधिकार हैं जो आपातकाल के समय रह सकता है? तो वह ऑप्शन 1 में है 20, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21, बी में अनुच्छेद 21 एवं 22, सी में अनुच्छेद 19 एवं 20, डी में अनुच्छेद 15 एवं 16। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20 एवं 21। यही है जो आपातकाल के समय भी यह आपको रहता है और बाकी मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? यानी कहने का मतलब अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अनुच्छेद 20 में कहा गया। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया, और एक 19 है जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, और एक आर्टिकल 15 है, 15 का भी बात हुआ इसमें, जो अपने राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग और नस्ल तथा जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह 15 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वशासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है?
ऑप्शन ए है तीसरी अनुसूची, बी है छठी अनुसूची, सी है आठवीं अनुसूची और डी है 10वीं अनुसूची। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में खासकर कहा गया है कि जो चार पूर्वी देश हैं, कौन कौन, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है प्रशासन के संबंध में। साथ में इस अनुसूची में और भी बात की गई कि राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है और इनके क्षेत्रों को बढ़ा और घटा भी सकता है। ये छठी अनुसूची है। और ऑप्शन एक में तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची है जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों, इन पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। और आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में है क्या? भारत की भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, जो कब लाया गया था 10वीं अनुसूची? प्रथम जो इसमें बदलाव किया गया था वो तो किया गया था प्रथम 1951 में किया गया था, भूमि सुधार वाला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एफ्लाबिस का उत्पादन होता है ए जीवाणु द्वारा, बी शैवाल द्वारा, सी विषाणु द्वारा और डी कवक द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक के द्वारा एफ्लाबिस होता है। ये जो होता है एफ्लाबिस, यह विषाक्त पदार्थ है। इस खासकर मक्का, मूंगफली, कपास में पाए जाने वाले कुछ जो फंगस होते हैं उसके द्वारा यह उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए है जापान के संविधान से, बी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, डी है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए, अगर पूछा जाता कि राज्यसभा के सदस्यों को जो मनोनीत करने का जो अधिकार है, स्रोत है, वह कहाँ से लिया गया? तो वह आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन जो उसके चुनाव की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्लोकन लिया गया है, उसके बाद मूल अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लिया गया है तथा महाभियोग को लिया गया, और आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, वह आयरलैंड से लिया गया। अगला देखेंगे 17 है, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए। प्यूनिक युद्ध किन किन के लड़ में? ऑप्शन ए है रोमन और मैसेडोनिया, बी है रोम और कैथरोज, सी है रोम और मिस्र, डी है रोम और असीरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम और कैथरोज के बीच यह प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। यह है जो मध्य यूरोप में एवं भूमध्य सागर में कार्थेज और रोमन सैनिकों के बीच में लड़ा गया था, लगभग 261 से 241 ईसा पूर्व के बीच में। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं क्या कहलाते? ए है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी है टर्नर सिंड्रोम, सी है डाउन सिंड्रोम और डी है थैलेसीमिया। तो क्या होता है, जो 33 जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 2 सेट के क्रोमोसोम उपलब्ध होते हैं, जहां पुरुषों में एक्स और वाई 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। जब पुरुषों में अतिरिक्त एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, उस स्थिति को ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, जिसके कारण विलक्षण प्रकार के बच्चे का जन्म होता है। इस तरह के उसमें बहुत सारे अंडकोश छोटा और भी बहुत सारे विलक्षण गुण उसमें आ जाते हैं, वही XXY के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए में है अंतर राज्य परिषद का सदस्य, बी है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, सी है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, डी है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है वह कोई भूतपूर्व जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसे नियुक्त किया जाता है। तो अभी जो है तत्काल में HL दत्तू हैं और साथ में इसके और भी 3 सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो ये राज्य मानवाधिकार का आयोग। और ऑप्शन ए में जो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य वह मुख्यमंत्री ही होता है, जो क्या करता है उसमें भाग लेता है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसमें खासकर इसमें क्या है, राष्ट्रपति को
263 अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि उस मुद्दे पर राज्य के जांच, चर्चा या सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। और जो इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं इसके जो सदस्य होते हैं वह मुख्यमंत्री ही होते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान में देंगे। और उसके बाद है राज्य योजना बोर्ड आयोग का अध्यक्ष, यह भी क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20, पीएन संधि डायोड के डिप्लीटेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है? तो यह घटती है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया कि टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए है संपत्ति के लेन देन पर, बी है करेंसी के लेन देन पर, सी है कृषि उत्पादन के लेन देन पर, और डी है औद्योगिक उत्पाद के लेन देन पर। सही जवाब हो जाएगा करेंसी के लेन। ये जेम्स टोबिन टैक्स क्या है? यह टोबिन टैक्स है जो एक नोबेल इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जेम्स टोबिन, उन्हीं के नाम पर यह टैक्स को रखा गया है, नामांकन किया गया है। यह क्या है? जब कहने का मतलब विदेशी करेंसी बढ़ जाती है तो उसी को संतुलन करने के लिए, ताकि क्या हो, आंतरिक अव्यवस्था गड़बड़ ना हो, उसी को नियंत्रण करने के लिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो यह करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है जिसमें विदेशी पूंजी के कारण घरेलू वित्तीय तंत्र पर नकारात्मक असर ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? ए है अब्दुल समद, संबालदास, मुराद और मनोहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल समद, संबालदास, सी मुराद। मुराद क्या थे? एक नादिया मुराद करके थी जो 1893 ईस्वी में इराक में जन्म ली थी, खोजों में। यह क्या की थी? यह आईएसआई के अगवा के कारण 3 सालों तक इसको बंधक बनाकर इनको रखा गया था। वो किसी तरह अपना वहाँ से निकल कर भागती है, और जो यहाँ पर जो आईएसआई होता है वह उनको सेक्स लेबर के रूप में उपयोग करता है। उसके बाद जब ये भाग कर पहुँचती है तो यूएन इसको सम्मानित करता है और उसको मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता, कर दिया भी जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 है, कृषि पर काटो और जलाओ का प्रतिरूप किस प्रदेश में प्रचलित है? ए पश्चिम घाट में, बी पूर्वी तटीय प्रदेश में, सी दक्कन पठार में, डी उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र में। वहाँ पर क्या है कि कृषि को काटने के बाद जो घास पुआर बढ़ जाते हैं उसको जला देने की प्रथा चलते आ रही है। अगला क्वेश्चन है 24 में, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात होगा? आपात लिखा गया, किसके आयात की अपेक्षा होती है? ए है सोरा, बी है रॉक फॉस्फेट, सी है कोकिंग कोयला, और डी है लौह अयस्क। ये सही जवाब हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क को क्या क्या जरूरत पड़ने पे बाहर से भी इसको आयात के रूप में मंगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन ए है संपत्ति कर, बी है व्यवसाय कर, सी है आयकर, और डी है वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर। तो जीएसटी इसी को बोला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यह जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो सही किसका हो जाएगा? वस्तुओं और सेवाओं पर कर। अब बाकी जो 3 है संपत्ति कर और व्यवसाय कर और आयकर, ये प्रत्यक्ष कर हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इससे भी बनता है। अगला क्वेश्चन है 26, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन ए में है 28-29 में, बी में अनुच्छेद 29-30 में, सी में अनुच्छेद 30-31 में, डी है 28-29-30 में। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है वह 29 और 30 में है। 29 में क्या है? उसकी शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा नहीं, 29 में संस्कृति का प्रावधान है जो अल्पसंख्यक भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का प्रावधान है, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, और एक इसमें अनुच्छेद 28 है, तो अनुच्छेद 28 में क्या क्या गया? शैक्षणिक संस्थानों जो सरकार के धन से चलाया जा रहा है उसमें धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाए, ये बोला गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्नलिखित में से किसने रैयत बाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो ध्यान देंगे, जो रैयत बाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्नवालिस, बी है थॉमस मुनरो, सी है सर जॉन शोर, और डी है वारेन हेस्टिंग्स। सही जवाब हो जाएगा थॉमस मुनरो। अब देखा जाए जो ब्रिटिश के द्वारा जो कृषि संबंधित जो व्यवस्थाएं थी वह 3 तरह से लागू की गई थी राजस्व के लिए। एक है
रैयत बाड़ी, एक पहला था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयत बाड़ी और तीसरा था महालबाड़ी। जो अस्थाई बंदोबस्त था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में चालू किया गया था। यह पूरे भारत में लगभग 51% भागों में 19% भागों पर लागू था। कौन? अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है रैयत बाड़ी बंदोबस्त। यह रैयत बाड़ी बंदोबस्त कर्नल रीड और थॉमस मुंडो के नेतृत्व में चलाया गया था 1792 से 1820 ईस्वी तक। ये था उनका। यह पूरे भारत में लगभग 51% भाग पर लागू था। इसमें राजस्व 1/2 लिया जाता था, जबकि अस्थाई में 10/11 लिया था। तो उसमें जमींदार की प्रमुखता थी और रैयत बाड़ी में सोझे किसानों से लिया जाता था। और तीसरा महालबाड़ी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह जो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट के द्वारा 1819 ईस्वी में किया गया था। यह पूरे भारत के 30% भाग पर लागू किया था। पहले 2/3 पर राजस्व लिया था, बाद में 1/2 किया गया। तो इनसे संबंधित ये सभी प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उनको भी हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स है। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल रहा था 1772 से 85 ईस्वी में रहा था। आपको पता होगा यही वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। द्वैत शासन भी इसकी शासनकाल में समाप्त हुआ था। उसके बाद 74 में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। इन सभी को भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बेरी ब्लॉसम, बी है चाय वर्षा, सी है बारडो चिला और डी है काल बैसाखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काल बैसाखी, जो नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो काल बैसाखी नार्वेस्टर कब आता है, इसको थोड़ा देखेंगे। यह बैसाख में आने वाली आपदा है, इसके कारण इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है। यह चाय और चावल के लिए फायदा होता है। इसमें क्या होता है, स्थानीय पबनी और इसमें जो स्थानीय पबने होते हैं और जो गर्म शुष्क होते हैं वह क्या होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो यह क्या होता है, और भी आर्द्र हो जाती है। और इन हवाओं के मिलने से पूरा मूसलाधार बारिश होता है और इस मूसलाधार बारिश के साथ साथ तीव्र गति से तूफान भी आता है। इन तूफानों को ही काल बैसाखी कहा जाता है। यानी जो इसका जो तात्पर्य है, तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफानों से है, जो साधारणतः बंगाल में आते हैं। इससे प्रभावित उड़ीसा हो गया, उसके बाद असम हो गया, बांग्लादेश, इन सभी देश भी इससे प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है निर्वाचन आयोग, डी है राज्यसभा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों को यह सुलझाता है। तो राष्ट्रपति का वर्णन कौन से है पद का, इस राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लेंगे। 52 में पद का है, 53 में कार्य शक्ति का है, 54 में निर्वाचन का है। उसके बाद संसद का अनुच्छेद 79 में वर्णन है, राज्यसभा का 80 में है, लोकसभा के 81 में है, निर्वाचन आयोग का 324 में है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण से सम्मिलित है, क्या है, कौन सा सम्मिलित है भाई? ऑप्शन ए, यानी जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बी में मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सी में मलेशिया, म्यांमार और लाओस, डी है कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। ये जो हम ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि ये तीनों का जो सिंगापुर, मलेशिया और कंबोडिया, इसका जीडीपी बाकी देशों का अच्छा है, वही करा वृद्धि त्रिकोण। तो हमारे अनुसार इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कुछ और तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी निर्विरोध निर्वाचित। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सी है वीवी गिरी और डी है एन संजीव रेड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए थे। यानी ये 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, प्रथम बार हार गए थे, दूसरे बार जीत गए थे। ये 6वें राष्ट्रपति थे, 1970 ईस्वी में पद ग्रहण करते हैं। और जो ऑप्शन सी में है बीबी गिरी, ये जो बीबी गिरी थे ये तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए थे, जो भारत रत्न से नवाजे भी गए थे। और जो ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, यह पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ही थे, उसके बाद सेकेंड राष्ट्रपति भी बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो लगभग 12 वर्षों तक कार्यकाल रहते हैं, 1950 से 1962 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इट्रियम इसका समस्थानिक नहीं है, यह ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है मोहम्मद बिन तुगलक।
तो यह जो नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिया गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक बनता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है 1296 से 1316 रहता है। जब वह शासक बनता है तो बहुत सारा सुधार करता है। पहला, वो सैनिक के क्षेत्र में भी कुछ प्रमुख सुधार करता है, जिससे प्रश्न बनते हैं। वह क्या करता है, से अस्थायी सेना एवं नगद वेतन स्टार्ट करता है। सैनिकों के हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट करता है। और फिर उसके बाद कुछ हुआ, क्या करता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली में भी काम करता है। नाप तौल जो बेईमानी करने वाले होते हैं उस पर रोक लगाता है। उसके बाद कुछ राजस्व में जैसे 2 नए कर कोई चलाता है, चराई कर और घरी कर। तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे जो नियंत्रक प्रणाली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। और बी, बलबन, इसका वास्तविक ना बहाउद्दीन था। यह 1266 से 86 तक रहा। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से होता है। मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु के बाद इसको फिरोज शाह तुगलक को बनाया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते ही होंगे, इसको जूना खां के भी नाम से जाना जाता है। यह 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक होता है। और एक और मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न पूछा जाता है, इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत की यात्रा का दौरा किया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तब मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक को बनाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, अकबर के 1767 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। ऑप्शन ए है महाराणा सांगा, बी है राणा उदय सिंह, सी है महाराणा प्रताप और डी है राणा अमर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राणा उदय सिंह। जब आक्रमण करता है भारत 1768 से 68 में, उस समय चित्तौड़ मेवाड़ का जो शासक होता है वह राणा उदय सिंह रहते हैं। वही राणा उदय सिंह रहते हैं जो क्या करते हैं, मेवाड़ की रक्षा के लिए वह क्या करते हैं, अपने पुत्र महाराणा प्रताप और राणा सिंह जो उनका पोता होता है उनके साथ वह क्या होते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ेगा, बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा हम आपको संक्षेप में बता देते हैं कि जब यह जो युद्ध होता है चित्तौड़ का युद्ध, इसमें क्या होता है, जब निश्चय कर लेते हैं राजस्थानी यानी जो राजपूत होते हैं लड़ने के लिए युद्ध, तो उसमें उसके पहले जो भी महिलाएं होती है वह जौहर करती है, यानी अपने आप को अग्नि में झोंक देती है। जो यह युद्ध होता है उस युद्ध के एक दिन पहले वाली रात में ये घटना देखने को मिलता है। तब अकबर पूछता है कि जो धधकती हुई ज्वाला निकल रही है वो किसका है। तब वह बताता है, जो उसके सैनिक होते हैं वह उसके बताते हैं कि यह जो ज्वाला जल रहा है क्या है, वहाँ की जो पत्नियां हैं जो चित्तौड़ की, वह क्या कर रही है, जौहर कर रही है, अपने आप को जौहर कर रही है, आग में झोंक रही है। इसलिए अगला दिन युद्ध निश्चित ही होगा और युद्ध होता ही है। और महाराणा प्रताप की बात की जाए तो उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप, जो काफ़ी एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। यह उनका घोड़ा चेतक जो काफ़ी प्रसिद्ध था। ये भी 1536 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है। अकबर भी इसकी तारीफ करते हैं। बोला जाता है कि लोग सुबह उठकर मेवाड़ में जो वहाँ जो चित्तौड़ था वहाँ पर क्या भगवान की पूजा नहीं इनकी पूजा करते थे। और यही महाराणा प्रताप के पुत्र हुए राणा अमर सिंह। वह भी एक महान योद्धा के रूप में आए। उन्होंने भी चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए संघर्ष किया मुगलों से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है पारा, डी है बेरियम। तो ऑप्शन सही होगा, बेरियम के कारण हरी ज्वाला निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा का प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। ऑप्शन ए है देवीलाल, बी है वाईबी चौहान, सी है राम सुभाष सिंह, डी है मोरारजी देसाई। सही जवाब हो जाएगा राम सुभाष सिंह लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। अगला है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं और पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बी है केप्स चक्र, सी है ग्लाइकोलिसिस, डी है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, इसमें होता है अम्ल एक पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाता है। जो ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है, यही ग्लाइकोलिसिस होता है। अब उसके बाद डी ऑप्शन है ऑक्सीकारिक फॉस्फोरिलीकरण। ये ऑक्सीकारिक फॉस्फोरिलीकरण क्या है, थोड़ा इसको भी समझेंगे। ये एक सेल स्टोर और रासायनिक ऊर्जा इसमें होती है। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो प्रतिक्रियाएं होती है उसी में जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और रसायन विज्ञान की प्रतिक्रिया होती है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी मेघालय में, सी मणिपुर में, डी सिक्किम में। यह मेघालय हो जाएगा। यह गारो खासी जयंतियाँ वहाँ की जनजातियाँ भी हैं जो उन पहाड़ों पर निवास करती हैं, इसलिए उन पहाड़ों पर निवास करने वाले जनजातियों को उसी के नाम से पुकारा जाता है, गारो खासी जयंतियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, डेविस कप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डेविस कप का संबंध ऑप्शन ए है बैडमिंटन, बी है टेबल टेनिस, सी है टेनिस, डी है तीरंदाजी। सही जवाब हो जाएगा टेनिस से है। और भी कप जो प्रश्न जिससे बनते हैं, एक डेविस कप टेनिस, फिर बिटमैन कप टेनिस से है। उसके बाद और है जैसे बाकर कप गोल्फ से संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, फिर सुधीर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन वाले कौन कौन हो गए? थॉमस कप, उबेर कप और सुधीर रमन कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद और कुछ ट्रॉफी हैं जैसे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, उसके बाद सुब्रोतो कप, डूरांड कप, ये सभी क्या है? और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। वहीं दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, मेजर हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सभी भी आप याद रखेंगे, प्रश्न इनसे भी बनते हैं। अगला है 40 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और ए में है गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता, जो सही है। बी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो वास्को डी द गामा, सही है। मंझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, जो गलत है। मंझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। तो इसलिए सी इसका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। और डी में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो विशाखापट्टनम, सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा का साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है? ए है 14 दिनों के लिए, और बी है 1 माह के लिए, सी है 6 माह के लिए, डी है 1 साल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है, जबकि धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक वो अधिकतम लंबित कर सकता है। यह ध्यान में रखेंगे। और एक और प्रावधान है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश करने से पहले लोकसभा के स्पीकर से पूछना आवश्यक है, लेकिन साधारण विधेयक को ये राज्यसभा में भेजने से पहले पूछना आवश्यक नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 42, राष्ट्रपति के द्वारा किस अपराध में दंड के कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? ए है क्षमा, बी है परिहार, सी है विराम, डी है प्रविलंब। अब देखिए एक एक को समझेंगे। ये जो चारों है ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह दंड के लघुकरण, परिहार, विराम और परिविलंब का अधिकार है उसके पास। लघुकरण क्या है? यह सजा की प्रकृति को बदलना लघुकरण कहलाता है। जैसे एक के बदले दूसरा दंड दे देना। दूसरा है परिहार। परिहार है, इसका अर्थ है सजा की अवधि को बदल देना। जैसे कोई कठोर सजा 6 वर्ष का दिया गया, उसे 6 माह में बदल देना, ये परिहार होता है। उसके बाद विराम। ये विराम क्या है? विराम होता है विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर देना। जैसे शारीरिक अपंगता के कारण, महिलाओं की गर्भावस्था के कारण उसको विराम कर देना, यह हुआ विराम। और डी में है प्रविलंब। प्रविलंब किसे कहते हैं? प्रविलंब का मतलब हुआ किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, इसको कहते हैं प्रविलंब। और एक क्षमा होता है जो पूर्णतः माफ कर दे। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रविलंब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 भारत राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया क्या था? ऑप्शन ए है भाषाई आधार पर, बी है धार्मिक आधार पर, सी है धार्मिक आधार पर, डी है प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर। सही जवाब हो जाएगा भाषाई के आधार पर। सबसे पहला जो देश भी राज्य भी बनाया गया था वह आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पद से सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय संवाद कमेटी, जो सही है। संवाद कमेटी 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, जिसे पत्रकारिता का अग्रदूत, नव भारत का भी अग्रदूत कहा जाता है। बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी इनके द्वारा लाया गया था, सही है। सी में मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका 1878 ईस्वी में। यह देखिए अमृत बाजार पत्रिका ऐसा पत्रिका था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था तो 1878 ईस्वी में रातों रात बंगाली भाषा से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, ध्यान में रखेंगे। और अगला है डी में एनी बेसेंट, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया, यह गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिकाएं लिखी गई है। उसका सही जवाब हो जाएगा डी।
अगला देखें क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे उसमें लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम बर्ड नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 में विलियम बर्ड दिया हुआ, जो सही जवाब है वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है? भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ए में है अप्सरा, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। बी में है डिंब वाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब नलिका कहते हैं। और सी में शुक्रजनक नलिका। ए और बी दोनों। देखिए, जो प्लेसेंटा खासकर क्या होता है, वह जो माँ का गर्भाशय रहता है और जो बच्चे का जो नाल होता है, वह दोनों एक मतलब एक पाइप के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। उसके सहारे माँ जो भी आहार ग्रहण करती है, उससे जो पोषक तत्व बनते हैं वह उसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों तक पहुँचते हैं। तो करा भ्रूण और गर्भनाल के बीच संवही संपर्क बनाने वाली संरचना को, तो हमारे अनुसार तो प्लेसेंटा होना चाहिए। और डिंब वाहिनी जो फैलोपियन नलिका होती है, आप इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। 47 में है मीना माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? ए में है लेड, बी में है मरकरी, सी में है कैडमियम, डी में जिंक। सही जवाब हो जाएगा मिनी माटा रोग पारा के कारण होता है, जबकि कैडमियम के कारण ईटाई रोग होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका? ऑप्शन ए में स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम का, बी है लेंज के नियम का, सी है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का, और डी है स्थिर चुंबकीय के गाउस के नियम का। ऑप्शन नंबर सी सही इसका जवाब हो जाएगा, सी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका तटीय राज्य वाले 9 हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला है बादशाह नामा का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए में है अब्दुल कादिर बदायूनी, और बी में है इनायत खां, और डी में है अब्दुल हमीद लाहौरी, और डी में है खफी खां। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बादशाह नामा के जो रचयिता हैं अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। हाँ, और एक अब्दुल कादिर बदायूनी, यह अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासन में इन्हें धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। यह भी एक विद्वान ही थे जो फारसी भाषा के इतिहासकार थे। 1674 में जो बदायूं हैं अकबर के दरबार में लाया गया था। इनायत खां हैं जो कौन है? भारतीय मूल की एक इनायत खां जो थी, यह देखिए इनायत खान, इसको जो कहने का मतलब, यह एक भारतीय मूल की ब्रिटिश गुप्तचर भी थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के नाजी अधिकार के क्षेत्र में जाने वाली पहली महिला थी। बहुत ही गुप्तचर, बहुत अच्छे के रूप में काम करती है वो, और फिर उसको जर्मनी के द्वारा गिरफ्तार कर गोली से मार भी दिया जाता है। और ये चौथा है खफी खां। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी, और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जो बादशाह नामा में अब्दुल हमीद लाहौरी है, उसमें शाहजहां के दरबारी कवि था वह कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने शाहजहां का जो संपूर्ण वृत्तांत है वह लिखा है बादशाह नामा में। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? ए है कावेरी, बी है ताप्ती, सी है गोदावरी, डी है महानदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती है जो क्या करती है? इश्चुरी ज्वार नद मुख बनाती है, यानी डेल्टा नहीं बनाती है। और एक चीज़ और हाँ ध्यान देंगे, देखिए गोदावरी आ गया और कावेरी आ गया, तो इससे एक प्रश्न बनता है कि दक्षिण की गंगा, अगर दक्षिण गंगा बोला जाए तो गोदावरी हो जाएगा, दक्षिण की गंगा बोला जाए तो कावेरी होगा। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 52 क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा? ऑप्शन ए चंबल का है, बी सरदार सरोवर का है, सी हीराकुंड का है, डी कोसी का है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार सरोवर का है, जो नर्मदा नदी पर है। सॉरी गांधी सागर है ना, गांधी सागर बांध जो होगा यह
सरदार सरोवर पर नहीं, ये चंबल पर बना हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंबल पर क्या है, गांधी सागर बांध परियोजना बना हुआ है। और जो सरदार सरोवर है वह डैम है, वह जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और हीराकुंड बांध जो है वह नर्मदा नदी पर है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबू लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए है सिक्किम, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा इसका मणिपुर। मणिपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर में लोकटक झील भी है जो ताजे पानी का झील है। केप जुलाम जिसको तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है, यही स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ? ऑप्शन ए है रिपन, बी है लॉर्ड डलहौजी और सी है लॉर्ड बेटिंग और डी है कर्जन। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके सिद्धांत पर इसने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के सिद्धांत पर उसने सतारा को, संबलपुर को, उदयपुर को इत्यादि और भी प्रांतों को अपने अधीन में कर लिया था। उसके बाद है लॉर्ड रिपन, जिसको भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। इसी के शासनकाल में क्या किया गया था, 1882 ईस्वी में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट से उसको हटा दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग हो गया। इसी के प्रयास से क्या किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को खत्म किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन, यही से कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और इसके समय एक और हुआ था जिसमें विश्वविद्यालय अधिनियम भी लेकर 1902 ईस्वी में आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 में, देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से भारत में सरदार सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है असम में, बी है राजस्थान में, सी है पंजाब में, डी है उत्तर प्रदेश में। तो सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं, सही जवाब असम हो जाएगा। उसके बाद अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आपको पता होगा, चारों ऑप्शन में देखने का। ऑप्शन नंबर डी 120/80 mmHg होता है। अगला है, सुंदर वन पाए जाते हैं, जो सुंदर वन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए है मैंग्रोव, मानसून, शुष्क और आर्द्र। इसको मैंग्रोव वन, सुंदर वन पाए जाते हैं मैंग्रोव में। यह खासकर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, सुंदरबन वन जो जहाँ पर गंगा यमुना गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलती है, वहाँ पर खासकर इसकी अधिकता देखने को मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस लिए किया था? आपको सभी को मालूम ही होगा, अगर क्रिकेट से देखते होंगे तो यॉर्कर क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में केरल, बी में पंजाब, सी में हरियाणा, डी में चेन्नई। नौका दौड़ केरल के लिए ही है, यह प्रारंभिक प्राथमिक क्लास से ही देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है 60 में है, जो फिजिक्स से है, बना लेंगे इसको आप। ऐसे जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसका हो जाएगा शायद बी होगा। अगला 68 देखते हैं, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में केरल, बी में कर्नाटक और सी में आंध्र प्रदेश और डी में असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, जहाँ विश्व का सबसे अधिक थोरियम का विशाल भंडार है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक विभाग में आता है? ए में है दक्षिण पूर्वी एशिया में, बी में है पूर्वी एशिया में, सी है दक्षिण पश्चिम एशिया में और डी है मध्य एशिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में कंबोडिया आता है, उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 में, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है ज्योतिराव फुले, बी है दयानंद सरस्वती, डी है राजा राम मोहन राय और डी है स्वामी विवेकानंद। सही जवाब राजा राम मोहन राय के द्वारा हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ और भी जो महत्वपूर्ण स्थापना की गई थी, आत्मीय सभा का 1815 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद इनके द्वारा और संवाद के मुद्दे 1821 ईस्वी में, फिर उरात मिल अखबार 1822 ईस्वी में, ब्रह्मनिकल मैगजीन 1822 ईस्वी में। ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके द्वारा की गई थी। फिर एक और इनके द्वारा किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा
कलकत्ता वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी, लगभग वो किया गया था 1825 या 26 के आसपास में किया गया था। तो इस तरह से उसके बाद ज्योतिराव फुलेराव दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज 1875 ईस्वी में, फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896-97 में क्या किया गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, अपने गुरु के नाम पर किए थे। तो ये इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 64, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, गोल्जी का, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का और भी क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, इसको श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। गोल्जी का है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। इसका जो खोज कौन किया था, गोल्जी किए थे। और इसमें क्या होता है, यह जो स्रावी अंग होता है, यानी यह जो तरल पदार्थ को बाहर लाना और अंदर ले जाना, यह उसका काम यही गोल्जी काय के द्वारा ही होता है। इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। राइबोसोम होता है, इसमें प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा सम संख्याओं का सम हमेशा सम होता है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 में, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, और समुद्र सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी में श्रीगुप्त। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेंगे, जो कौन कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कौन से वंश के थे, यह जो चंद्रगुप्त प्रथम थे सब गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम हुए, उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई। उसी का पुत्र उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त होते हैं, फिर उन्हीं का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, और श्रीगुप्त क्या होते हैं, गुप्त वंश की स्थापना करते हैं, ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो इस प्रश्न में अश्वमेध किया गया वह हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगा। और दूसरा है अगला क्वेश्चन 68, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। ए है समुद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सांची के अभिलेख में से देवराज और प्रभसेन भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान यही विक्रमादित्य के शासनकाल में यात्रा भी करता है, यह चीनी यात्री होता है। तो ध्यान में देखें, फाहियान समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो गुप्त वंश है, चंद्रगुप्त प्रथम होता है, उसके शासक होता है। उसके बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त होता है, उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं, जो ऊपर हम लोग पढ़ा। और एक चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य यह था मौर्य वंश के, जो मौर्य वंश का शासक 322 से बीसी से 185 बीसी तक रहता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 बीसी तक रहता है। इनके गुरु चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के। ध्यान देंगे, कन्फ्यूज नहीं हो, कितना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में और चंद्रगुप्त प्रथम में। तो ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश से थे, और चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय ये जो थे गुप्त वंश थे से। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में CaO, तो इसका डी ऑप्शन NaCl होगा, खाने का नमक। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को डायरेक्ट फोटोसाइंथेसिस इमिशन कहते हैं, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन कहते हैं। आप लोग पढ़े ही होंगे। सी नंबर ऑप्शन में है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। यानी जो भी PM के पद पर गए हैं वह उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब हम लोग देखेंगे चरण सिंह, ऑप्शन ए है चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन इससे पहले वह CM के मुख्यमंत्री, UP के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं। फिर मोरारजी देसाई की बात की जाए तो यह भी प्रधानमंत्री बनने से पहले मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद HD देवगौड़ा की बात की जाए तो HD देवगौड़ा भी क्या हो चुके हैं, मुख्य प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन गुलजारी लाल नंदा ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे कहीं के।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए है कृषक, बी है मजदूर, सी है पादरी, डी है वकील। इसका सही जवाब हो जाएगा पादरी, क्योंकि पादरी है जो प्रथम स्टेट का हिस्सा रहा था, जबकि कृषक, मजदूर और वकील ये तृतीय स्टेट का हिस्सा रहे थे। ध्यान रखेंगे इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी आपको सबको पता होगा, पुरुष पर पेशावर में वो अपनी राजधानी स्थापित करता। ऑप्शन नंबर 1 में पेशावर है, बी में तक्षशिला, सी में श्रीनगर, डी में सियालकोट। अगला क्वेश्चन है 74, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए में जिनेवा, बी में है वाशिंगटन, सी में रोम, डी में पेरिस। सही जवाब हो जाएगा जिनेवा, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देंगे, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बी है घट जाता है, बी है बढ़ जाता है, सी है 4 डिग्री हो जाता है, तो डी अपरिवर्तित है। सही जवाब हो जाएगा बी, सॉरी बढ़ नहीं जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षित व्यक्तियों को विकासशील देश से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है? ए में है प्रतिभा पलायन, बी में राजनीतिक पलायन, सी में है सामाजिक, उसके बाद डी में सामाजिक गतिशीलता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिभा पलायन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा, जिसमें क्षेत्र क्वेश्चनों का अध्ययन किया, जो आने वाले एग्ज़ाम रेंज ऑफिसर जो 17 जनवरी 2021 को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे 1 से 2 बार देख लें और उसे पेन डाउन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अब हम लोग अगले क्लास में